श्री विकास चौहान और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाई, दुनिया में किसी भी देश में हम जाते हैं, किसी भी मंच पर यदि हम बोलते हैं तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। बहुत ही सम्मान के नजरिए से भारत को सारी दुनिया में देखा जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात यदि गलत हो तो अखबार के पन्नों पर लिख दें, मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। मेरे बहनों भाई, हमने अपने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा, जब भी चुनाव आया 2024 में भी जब घोषणा पत्र बन रहा है तो उसकी भी अध्यक्षता मैं ही कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री बराबर इस बात के लिए सजग रहते हैं, जो कुछ भी घोषणा पत्र में कहा जाए उसका अक्षरशः पालन किया होना चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था जिस दिन हमको संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसे चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि हमने सरकार बनने के साथ ही चुटकी बजाकर उसे समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। बराबर हम लोग 1984 से यही नारा लगाते रहे। हमारे विरोधी ये कहते थे कि यह भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया जो कुछ भी हमने कहा था वो करके दिखाया है। और 22 जनवरी को रामलला अपनी झोपड़ी से निकलकर आकर अयोध्या में अपने महल में बैठ चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि राम राज्य का इस भारत में श्री गणेश हो चुका है। पहली बार इस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया है। बहनों भाई, हम कैसे इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आप किसी से शादी कर लीजिए और 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसे छुट्टी कर दीजिए। यह अमानवीय कृत्य कम से कम भारतीय जनता पार्टी कतई स्वीकार नहीं कर सकती। सरकार बने या न बने, सरकार भाड़ में जाए, हमको मंजूर है। हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून समाप्त कर देंगे, कर दिया चुटकी बजाकर। अब लोग कहते हैं कि साहब हिंदू मुसलमान के बीच आप नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, किसी के बहकावे में मत आइए। हम लोग जाति पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। दुनिया के देश ये मानते थे भारत ये गरीबों का देश है। बहनों भाइयों, हमारी बात गलत हो तो मैं फिर से अपने प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, आप अखबार में लिख दीजिएगा, मैं क्षमा मांग लूंगा यदि गलत होगी। आज नीति आयोग बड़ी बड़ी अर्थ से जुड़ी हुई, मानी से फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, ऐसी संस्थाएं कह रही हैं 10 वर्षों के अंदर मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। यह भारत की हैसियत बनी है। अब आप सब यहां बैठे हैं, मैं समझता हूं वह भी परिवार होंगे
जिनको कि अपना सिर ढकने के लिए, परिवार का सिर ढकने के लिए शायद कभी झोपड़ी रही होगी अथवा कोई कच्चा मकान रहा होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, चाहे जितना भी खजाने का पैसा खर्च क्यों न हो जाए, हम हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचने देंगे जिसको अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। 4 करोड़ लोगों को हम लोगों ने पक्के छत मुहैया कराए, हम उनके घर बनवाए। और मैं आप लोगों में कहना चाहता हूं कि कोई बचा होगा मेरे बहनों भाइयों, उसका भी घर बनकर रहेगा, उसको रोक नहीं सकता है। भूख का जहां तक सवाल है, बता दे कोई अब परिवार ऐसा है जिस परिवार के लोग भूख के कारण दम तोड़ दें? क्या किसी ने सोचा था कोई ऐसी सरकार आ जाएगी इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम करेगी? भय का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में भय यदि किसी के मन में पैदा हुआ होगा तो अपराधियों के मन में भय पैदा हुआ होगा, यहां के नागरिकों के मन में भय पैदा नहीं हुआ होगा। योगी जी ने करिश्माई काम किया है उत्तर प्रदेश में, और किसी को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हौसला बुलंद करके अपना काम करिए। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, मैं यह दावा नहीं करना चाहता जड़ और मूल तक हमने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, यह मैं दावा नहीं करना चाहता। अब कोई भी दावा नहीं कर सकता, लेकिन व्यवस्था में, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था उसको कम करने में हमने कामयाबी हासिल की है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहली बार हमारी सरकार ने मेरे बहनों भाइयों इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन खाता, आधार और मोबाइल के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक भी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, सिस्टम में चेंज लाना होगा, तब जाकर यह भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। यह सारे कदम हम लोगों ने उठाए। गरीब परिवार का कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़ गया, मर जाता था, दवा के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था। बहनों भाइयों, आयुष्मान भारत कार्ड जो आप बैठे हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों को जारी होगा। यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, आप चले जाइए, साधारण जो दवा की दुकानें और हमारे जन औषधि केंद्रों पर चले जाइए, 75%, 80% सस्ती दवाएं आपको मिलेंगी। आपको हार्ट अटैक यदि हो जाता था परिवार में तो बेचारा अपना इलाज नहीं करा पाता था गरीब आदमी, कहां से स्टंट मिले? स्टंट मिलता था 70,000, 75,000, 1 लाख। जानते हैं हमारी सरकार ने यह तय कर दिया है 7,500 रुपए से ज्यादा का स्टंट नहीं मिलेगा। मेरे बहने भाइयों, आप सबके आशीर्वाद से, आपके पसीने के करिश्मे के कारण भारत आज इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, चिंता मत करना। हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास रखना। भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जहां तक समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों का प्रश्न है, मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, हालात अब ये हो गए हैं, समाजवादी पार्टी की भी हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। पतली हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे हो रही है कि नहीं भैया? पतली दिनों दिन पतली हो रही है। और मैं समझता हूं 2024 के चुनाव में इनको साफ कर दीजिए। जानते हैं, उसके बाद यह समाजवादी पार्टी सपा नहीं रह जाएगी, बल्कि यह समाप्त पार्टी हो जाएगी। और कांग्रेस तो लुप्त होती जा रही है। कुछ वर्षों के बाद लोग पूछेंगे कौन सी कांग्रेस? कांग्रेस का क्या मतलब होता है? साइकिल हुई पंचर, टायर गए खुल, पंजाबी लटक कर गया है झूल, बैठ गया हाथी उड़ती है धूल।
अब देश में खिलेगा कमल का फूल। तीसरी बार मोदी। कांग्रेस की सरकार थी, उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खानी पड़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी दिल्ली की सरकार पर कोई मां का लाल उंगली उठाकर बता तो दे कि एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? कभी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस हो या सपा हो, इनका गजब का रिश्ता करप्शन के साथ है, भ्रष्टाचार के साथ है। जहां कांग्रेस गई, भ्रष्टाचार वहां पहुंच जाएगा। एक गाना सुना होगा, फिल्म में शायद नौजवानों ने सुना होगा, नहीं, तू चल मैं आई, सुना है कि नहीं? हम बने एक दूजे के लिए, सुना है कि नहीं? तो ये कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस सपा और भ्रष्टाचार एक दूसरे के लिए बने, हम बने एक दूजे के लिए। यह हालत है इन लोगों की। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। एक गाना है, बहुत हम लोग छोटे थे तब देखा करते थे। मैंने कहा लगता है किसी कांग्रेस और करप्शन इन दोनों के लिए ही बनाया गया। यह इन लोगों का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। हम जनता को जनार्दन मानते हैं और यह सपा कांग्रेस ये परिवार को जनार्दन मानते हैं। यानी हम जनता को भगवान मानते हैं, ये अपने परिवार को भगवान मानते हैं। सबसे बड़ा अंतर उनके बीच और हमारे बीच ही है। सबसे बड़ा अंतर उनके और हमारे बीच यही है। और रक्षा मंत्री हूं तो एक बात और बतला दूं, आपको पता नहीं जानकारी रही कि नहीं रही, जानते हैं? पहले तो गोले, फाइटर प्लेन, मिसाइल, यह सब सारी चीजें दुनिया के दूसरे देशों से आती थी, तब हमारे जवान चलाते थे। कोई यदि तकनीकी खराबी हो गई तो उसको ठीक करना भी बहुत ही कठिन काम था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, रक्षा मामलों में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं अपने जवानों को बतलाना चाहता हूं, अब भारत की धरती पर मेरे बहनों भाइयों, मिसाइल भी तैयार हो रही है, तोप भी तैयार हो रहे हैं, गोले भी तैयार हो रहे हैं, फाइटर प्लेन भी तैयार हो रहे हैं। हम अपने सेना के जवानों को भी मुहैया करा रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, आज हमारी हैसियतें बन गई। हमारे जो प्रत्याशी हैं, मेरे बहनों भाइयों, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हमारे भोला सिंह भोला हैं, हमारे भोला सिंह भोला हैं। और संसद में भी, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, संसद में भी हमारे भोला सिंह यह बोलते हैं, इतनी विनम्रता और शालीनता से अपनी प्रभावी तरीके से बात रखते हैं कि मुझे बेहद खुशी होती है। सच में बताऊं कि मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मां बाप ने इनका नाम भी मुझे लगता है बहुत सोच समझ कर रखा है, भोला सिंह। और 2 बार यह आपके सांसद रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार क्या करेंगे? इस बार क्या करेंगे? अरे भोला सिंह को जिताना तो एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं। और आप लोगों ने आज मेरा स्वागत फूलों से किया, मालाओं से किया, और यह सारा चांदी का मुकुट पहनाकर मेरा आप लोगों ने स्वागत किया है। बहनों भाइयों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, सब कुछ स्वीकार करता हूं, लेकिन यह चांदी का मुकुट मैं पार्टी के हवाले करता हूं, जिलाध्यक्ष के हवाले, कि चुनाव समाप्त हो जाने के बाद मेरा यह चांदी का मुकुट ले जाकर किसी दुकान पर बेच देना, और जो भी उससे पैसा मिले उससे ऐसी लड़की, ऐसे गरीब परिवार की लड़की जो शादी होने के बाद बिना पायल की विदा हो रही हो तो उसके लिए पायल बनवा देना। इसलिए यह मुकुट मैं यहां के जिलाध्यक्ष के हवाले करता हूं। तो बहनों भाइयों, एक विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं कि आप सब लोग हमारे भोले सिंह को इस बार जिताकर आप भारत की संसद में भेजेंगे। बोलिए भारत माता की। एक बार और मैं बता दूं, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि बड़े सीधे साधे भोले स्वभाव के प्रधानमंत्री जी भी भोला सिंह की तारीफ करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, भोला सिंह की तारीफ प्रधानमंत्री भी करते हैं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।